Question number 1. What is scalar? Given, give example. The quantities which have only magnitude magnitude and which are not related to any fixed or a fixed direction in space. Such quantities are called scalars. अब इसकी एग्जाम्पल बनेगी इस तरह से कि फॉर एग्जाम्पल्स ये एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर्स आर ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर्स आर आपकी बनेगी इसमें मैस, लेंथ, डेंसिटी, वॉल्यूम एटसेट्रा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमारी बनती है। किसमें होता है पता क्या है कि स्केलर ऐसी फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर 4i माइनस 3j माइनस 5k। देखिए सबसे पहले हमें इस वेक्टर को लेट करना है। सो वेक्टर को मैंने r से लेट कर लिया है 4i माइनस 3j माइनस 5k, और इसके बाद हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, अगर तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो गया तो फिर इसका यूनिट वेक्टर नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, x आपका 4 है, सो 4 का स्क्वायर माइनस आपका यहाँ पे फॉर्मूले का प्लस ही रहेगा माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में यहाँ पर माइनस 5 का सॉरी देखा ये गलती मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन आपने यहाँ पर करनी ही नहीं है, इसके साथ डायरेक्शंस नहीं आएंगी। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन नहीं आएंगी, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरह से। ठीक हो गया, और क्योंकि आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, तो ये आपका वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, 4 4 16 प्लस 3 3 9 प्लस 5 5 25। ठीक हो गया, इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये आपका 25, और ये 16 और 9 भी 25 ही होते हैं। अगर आप इनको टोटल काउंट करें तो ये आपका 50 बन जाएगा। ठीक हो गया, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड आपके पास 50 आ रहा है। 50 को भी अभी आप इसके फैक्टर बना के देख सकते हैं। 5 पे कटिंग होती है, 5 वन द 5 0 हो गया और 5 टू द 10 हो गया। अगर इसको देखा जाए तो ये वेक्टर आर आपके पास जो है ना मैग्नीट्यूड, ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर रूट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 के स्क्वायर को आप अलग स्क्वायर रूट दे दें और यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 अलग लिख दें, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 में थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ये 5 नहीं लग रहा था, एस लग रहा था, ये हो गया 5। ठीक है, 5 का एक स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, आपका 5 स्क्वायर रूट 2 जो है ना, ये आपके पास वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड आ गया। इसका मतलब हुआ कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है। सो अब हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, और यूनिट वेक्टर के लिए उल्टा कैप लगता है इस तरह से, और इसका फॉर्मूला होता है कि जो भी वेक्टर हो उसके वेक्टर को जो है ना मैग्नीट्यूड पर डिवाइड कर दिया जाए। अब वेक्टर आपका क्या है, यहाँ पर पहले वेक्टर देखते हैं 4i माइनस 3j माइनस 5k। ठीक है, तो वो है आपका 4i माइनस 3j और माइनस 5k। मैं एक बार फिर कंफर्म कर लूँ, ठीक हो गया। ठीक है, और इसके नीचे आपने वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड करना है जो कि ये निकाला हुआ है, तो 5 स्क्वायर रूट 2, और ये हमारे वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। बुक में आंसर चेक कर लेता हूँ, 4i माइनस 3j माइनस 5k डिवाइड बाई 5 स्क्वायर रूट 2, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। नंबर 11, गिवन द वेक्टर्स
वेक्टर ए 3i माइनस 2j प्लस के, वेक्टर बी 2i माइनस 4j माइनस 3k एंड वेक्टर सी माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k। आपने फाइंड करना है इन तीनों वेक्टर्स का सम। ठीक है, तो आप यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, प्लस वेक्टर सी जो है हमने निकालना है। तो पहले वेक्टर ए को लिख लेते हैं 3i माइनस 2j, ठीक है, प्लस के। अब ऐड करना है तो ये ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, सही हो गया ना। फिर आपका वेक्टर बी आ जाएगा जो कि यहाँ पे प्लस करते हुए 2i माइनस 4j और माइनस 3k, और वेक्टर सी आपका जो है वो माइनस आई प्लस 2j, ठीक है, और प्लस 2k। हमने तो ऐड करने हैं तो वो एज इट इज आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि जो वेक्टर सेम डायरेक्शन के हैं उनको ऐड करना है। जैसे 3i और 2i कितने हो गए 5i। 5i में एक आपका i वेक्टर जो है माइनस हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 4i वेक्टर, ठीक है, और माइनस 2j और माइनस 4j माइनस 6j हो गए। या फिर आप यहाँ पे देख लें कि 2j और ये वाला 2j आपका कैंसिल हो गया तो आपके पास जो है वो नेगेटिव में मतलब माइनस में ही 4j वेक्टर बन रहा है। और यहाँ पर देखिए कि k और माइनस 3k 2k हो गए माइनस में, और ये आपका आ गया 2। या फिर देख ले 2k और 1k कितने हो गए 3k और माइनस 3k, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा प्लस 0k। आपके पास वेक्टर k जो है वो बिल्कुल भी नहीं बनता, ठीक है, वो 0 हो जाएगा, सारे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। इसका आंसर देखते हैं। इन तीनों का सम जो है वो आपका आता है 4i माइनस 4j प्लस 0k। तो ये सिंपल सा है कि आपने तीनों वेक्टर्स को ऐड कर लेना है और आपके पास जो है वेक्टर ए बी सी जो है वो टोटल आ जाएंगे। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यानी डॉट प्रोडक्ट के मुतालिक ये क्वेश्चन है। जैसा कि क्वेश्चन 14 में डेफिनेशन थी, इफ वेक्टर ए आई प्लस 2j प्लस 2k एंड वेक्टर बी 3i माइनस 2j माइनस 4k। अब दोनों वेक्टरों का हमने डॉट निकालना है। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और हम इसको लिखेंगे इस तरह से कि वेक्टर ए में आता है i प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है, और डॉट लगाते हुए आपने वेक्टर बी लिखना है 3i माइनस 2j माइनस 4k। और बात याद रखिएगा कि जो i डॉट आई होता है ये आपका 1 होता है, ठीक है, जो आपका j डॉट जे होता है ये भी आपका 1 होता है, जबकि k डॉट के भी आपका 1 होता है। तो आप i डॉट आई को ही सोल्व कर सकते हैं। अब i डॉट जे करेंगे 0 हो जाएगा, इसी तरह j डॉट के भी 0 हो जाएगा, और i डॉट के भी, मतलब जो भी आप डायरेक्शन इस तरह रखें कि i को i से कर लें, अदरवाइज आपका ये खराब हो जाएगा। आप देखें यहाँ पे इसके साथ क्या है 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई आप कर लें, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें, साथ ही i डॉट आई आ जाएगा, सही हो गया। अब प्लस आप इसके साथ 2 को जो है वो माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लें, इस तरह लिख लें बल्कि, ठीक है, ब्रैकेट्स में इस तरह लिखे हैं कि 1 को हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ 3 के साथ, साथ i डॉट आई आ गया। इसी तरह 2 को किया हमने माइनस 2 के साथ, साथ j डॉट जे आ गया। इसी तरह प्लस करते हुए आप दरमियान में प्लस रहने थे लेकिन इनके साइंस को ब्रैकेट में लिखें। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 को मल्टीप्लाई किया माइनस 4 के साथ, साथ k डॉट के आ गया। जैसे मैंने बताया आपको कि ये डॉट में क्या होती है, सेम में जाकर 1 हो जाते हैं। सो 3 1 द 3 हो गया, i डॉट आई 1 हो गया, और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 2 टू द 4 हो गया, पर j डॉट जे 1 होता है। फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 टू द 8, k डॉट के भी आपका 1 हो गया। सो इस तरह से आपका 3 माइनस 4 और माइनस 8। अब 8 और 4 12 हो गए, माइनस 12 और ये करेंगे तो ये आपके पास माइनस में 9 आ जाएगा, ठीक हो गया। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन 15 का आंसर -9 ही है। तो वेक्टर ए डॉट बी जो है हमारा सोल्व हो चुका है। और जैसा मैंने आपको बताया कि आप कोशिश करें कि आई को आई के साथ ही करें। क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की हमने वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। ये क्या है, वेक्टर हमें दो दिए गए हैं जो कि 2i माइनस जे प्लस 2k एंड सेकेंड वेक्टर जो है वो 3i प्लस 2 लैम्डा जे और प्लस 0k होगा, इसमें वैल्यू नहीं है। और वो कहता है कि ये वेक्टर जो है परपेंडिकुलर्स हैं दोनों। तो देखें एक बात याद रखनी है आपने कि वेक्टर कब परपेंडिकुलर होता है, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का डॉट प्रोडक्ट या दोनों का स्केलर प्रोडक्ट लिया जाए और इसका रिजल्टेंट 0 आए,
ठीक है, इसका मतलब हो गया कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर लेट किया हमने पहले वाले को 2i माइनस जे प्लस 2k, ठीक हो गया, और सेकंड वेक्टर हमने लेट किया बी को, वो है हमारा 3i प्लस 2 लैम्डा जे एन प्लस 0k, ठीक है ना। अगर वो नहीं भी है तो भी हमें वो जीरो तो लेट करना है। अब मैंने आपको जैसे बताया कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और इसके साथ ही हमने यहाँ से लैम्डा की वैल्यू भी निकालनी है। सो हम यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को खुद से जीरो लेट करेंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो अब आपने यहाँ पर 2i वेक्टर की जगह पे वैल्यू लिखते हैं प्लस जे प्लस 2k, ये 1j हो जाएगा, ठीक है, दरमियान में डॉट आ गया, और दूसरा वेक्टर है 3i प्लस 2 लैम्डा जे प्लस 0k इक्वल टू 0। अब जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि इनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं, आपने i वाले डायरेक्शन के कंपोनेंट को i वाले डायरेक्शन के सेकंड वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और साथ ही आपका i डॉट i आ जाएगा जो कि 1 होगा, ना भी लिखें तो फर्क नहीं पड़ेगा। सो प्लस लिखते हुए अब आपने -1 को 2 लैम्डा के साथ, लैम्डा भी कांस्टेंट है और 2 भी, जे और जे डायरेक्शन है, लैम्डा जो आपका वो कांस्टेंट में आएगा ना कि वेरिएबल या कोई डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो 2 लैम्डा दोनों ही डायरेक्शंस में है, उसमें सॉरी मैग्नीट्यूड में है, और उसके साथ ही आपका यहाँ पे आ जाएगा जे डॉट जे, अब प्लस करते हुए 2 को आपने 0 के साथ और इसके साथ ही आ जाएगा आपका के डॉट के इक्वल टू 0। सो 2 3 हो गया 6, आई डॉट आई आपका 1 होता है, फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 लैम्डा हो जाएगा और जे डॉट जे आपका 1 हो गया, प्लस 2 0 0 हो गया और के डॉट के भी 1, बट वो सारी वैल्यूज की कोई अहमियत नहीं है, 0 1 0 रहेगा। सो 6 इक्वल टू आपका ये लैम्डा 2 लैम्डा जो है ये इक्वल के दूसरी तरफ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा, हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए, सो 2 3 6, तो लैम्डा की वैल्यू आपकी आ रही है 3, ठीक हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, शो डैट, यानी साबित करें कि एक मैट्रिक्स ए जो है 1 2 3 2 4 -3 3 -3 एंड 6 इज अ सिमेट्रिक। हमने चेक करना है क्या ये दिया गया मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक है या नहीं। देखिए सिमेट्रिक की आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि इसका मैट्रिक्स और उसका जो ट्रांसपोज होता है ना वो इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ये हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 1 2 3 2 4 -3 3 -3 एंड 6। अब इस दिए गए मैट्रिक्स का हमने क्या निकालना है, ट्रांसपोज। सिंपल चीज होगी, ट्रांसपोज के बारे में जान लें कि आपने ट्रांसपोज में रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कन्वर्ट करना होता है। अब पहली रो देखे क्या है 1 2 3, मैं यहाँ पे कॉलम बना देता हूँ 1 2 3, ठीक है। इसी तरह सेकंड रो देखें 2 4 -3, मैं इसको भी 2 4 -3 में कॉलम बना देता हूँ। थर्ड रो है 3 -3 एंड 6, तो ये देखें जी 3 -3 एंड 6। अगेन आप इनको फिर से मैच करके देखेंगे तो ये आपका जो है वो ए का जो ट्रांसपोज है अगेन ए बन जाएगा। सो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। सो प्रूव दैट, ठीक है, गिवन मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक, गिवन मैट्रिक्स इज, लिख देते हैं सिमेट्रिक, ठीक है। कि अगर इसकी रो को कॉलम में, ये कॉलम को रो में कन्वर्ट करें और ये दोबारा वही मैट्रिक्स बना दे तो आपका जो दिया गया मैट्रिक है वो सिमेट्रिक है। फाइंड एक्स एंड वाई इफ अ मैट्रिक्स 2 1 -3 2 लेफ्ट हैंड साइड पे जो है एंड इक्वल टू x प्लस 3 1, और इसकी सेकंड रो जो है -3 3y -4। हमने जो है इन्हीं मैट्रिक्स के अंदर से x और y की जो वैल्यूज है वो फाइंड करनी है। आप देखेंगे ये 2 जो है ना लेफ्ट साइड वाला, ये इक्वल टू राइट साइड पे x प्लस 3 के इक्वल आ रहा है, ठीक हो गया। यानी मैं यहाँ पे निशानदेही भी करवा देता हूँ इस तरह से, देखिए 1 1 के इक्वल ही हो गया ना, -3 है और 2 जो है वो आपका इसको इक्वल रखते हुए y निकल सकता है। तो यहाँ पर आपका जो है वो 2 इधर रहेगा, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आपका x की वैल्यू जो है वो -1 आ रही है, ठीक है। सो यहाँ पर x इक्वल टू हमारा हो गया -1, एक आंसर ये हो गया।
दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है कि 2 को इक्वल रखना है 3y माइनस 4 के। सही है, -4 इधर आके +4 हो जाएगा और ये आपका 3y है और ये हो जाएगा 6 इक्वल टू 3y कर लें और 6 डिवाइड बाय 3 करने से y आपका 3 टू द 6, y की जो वैल्यू है वो आपकी 2 आएगी। ठीक हो गया, तो x का आंसर जो है वो -1 है और y का आंसर जो है वो 2 है। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो चुका है। फाइंड इनवर्स ऑफ 2 -1 सॉरी +1 है और 6 और 3 है। ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, हम लेट कर लेते हैं इसको एक मैट्रिक्स A के साथ 2 1 6 एंड 3। ठीक है जी, अब आपको मैं बता दूं कि इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। इनवर्स होता है A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A एंड डिवाइड बाय A का डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता देता हूं कि किसी भी क्वेश्चन को अगर आपने उसका इन्वर्स लेना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोशिश करनी है कि उसका डिटर्मिनेंट लेकर चेक कर लें कि कहीं जीरो तो नहीं। अगर किसी क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट जीरो निकल आए तो फिर आप उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, यानी 2 1 6 3 इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, और माइनस में 1 मल्टीप्लाई बाय 6, इसी तरह करते होते हैं ना। तो 2 3 इधर 6 हो गया और -6। आप देख सकते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट तो आ रहा है हमारे पास 0। तो हमने तो निकालना था इनवर्स, बट 0 की वजह से कि A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका वजूद नहीं है, क्योंकि आपके पास एडजॉइंट के नीचे फॉर्मूले में देखें कि आपने इसको डिवाइड करना है, तो जब आप इसको 0 पे डिवाइड कर देंगे ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इट मीन कि हम इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते क्योंकि इनवर्स का कोई वजूद नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, इफ एक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है k-2 और 1 5 एंड k+2 इक्वल टू 0 है, हमने इसमें से देन फाइंड k की कीमत मालूम करनी है। देखिए मैट्रिक्स है k-2 1 5 एंड k+2, इसका जो डिटर्मिनेंट है ना उसने खुद से हमें कहा है कि ये 0 के इक्वल है। तो आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें, जिसमें हम k-2 को k+2 से मल्टीप्लाई करते होते हैं और माइनस करते हुए 1 को 5 से और इक्वल टू 0 कर देंगे। सो a माइनस पी इंटू ए प्लस बी आपको पता है कि ये होता है a स्क्र माइनस बी स्क्र के इक्वल, और माइनस में 5 वन द 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो ये आपका हो जाएगा k स्क्र माइनस 2 टू द 4 एंड -5 इक्वल टू 0। ये आपके 5 और 4 कितने हो गए, दोनों ऐड हो जाएंगे और 9 बन जाएंगे, ठीक है, इक्वल टू 0। सो k स्क्वायर इक्वल टू +9 हो गया एंड टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये इससे कैंसिल हुआ, k की वैल्यू आपकी 3 3 द 9 होता है ना, तो 3 बन रही है। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं बुक में, और दो साइंस में होगी जी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये हमारे k का जो है वो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 26, इफ मैट्रिक्स A 1 2 इसकी सेकंड रो 3 4 है और मैट्रिक्स बी की फर्स्ट रो 2 3 एंड सेकंड रो 4 5 है, देन फाइंड ए माइनस बी, यानी हमने मैट्रिक्स ए और बी दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। और ए हमारे पास है 1 2 3 4, ठीक है, माइनस करते हुए बी आ गया वो भी 2 3, मैं एक मिनट अगेन लिख लेता हूँ जरा पे, 2 3 और 4 5, ऑर्डर्स दोनों के 2 बाई 2 ही हैं, सेम है। तो अब हमने इसको क्या करना है कि इनके एलिमेंट्स, जैसे 1 को माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 के साथ, 2 को करेंगे 3 के साथ, ठीक है, 3 को 4 के साथ और 4 को 5 के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, यानी इस मैट्रिक्स का 1 और इसका 2, इसका 2 और इसका 3, ठीक है, इसका 3 और इसका 4 और इसका 4 और इसका 5, इनको सब्ट्रैक्ट किया मैंने। और इसके बाद अब आपके पास जो है ये 1 माइनस 2 अगर आप करते हैं तो -1 मिलेगा, 2 माइनस 3 करेंगे तो भी आपको -1 मिलेगा, 3 माइनस 4 करेंगे तब भी -1 है, और 4 माइनस 5 करेंगे तब भी -1 है। इनका डिफरेंस तो 1 1 का ही था, बट यह है कि बड़ी रकम के साथ माइनस लगा हुआ है, तो इनका सब्ट्रैक्ट का जो है ये आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखिए जी, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होगी अ ट्राइंगल, ठीक है, इस किस्म की ट्राइंगल की ऑल साइड्स जो होंगी, हुज ऑल साइड्स, ठीक है,
एंड एंगल भी इसके वैसे इक्वल होते हैं, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इस टाइप की जो ट्राइंगल है उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इसमें क्या होता है कि इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, तीनों साइड्स इसकी इक्वल होती हैं, यहां तक कि इसके जो इंटरनल एंगल होते हैं वो भी सेम होते हैं। यानी अगर किसी ट्राइंगल का सम जो होता है, इंटीरियर एंगल ऑफ सम जो है वो 180 है, तो इसके 60 के एंगल होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 4 मीटर। देखें, इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक हो गया, और इसकी तीनों साइड को 4 मीटर यहां पर बताया गया है, तीनों साइड। तो हम साइड को ज्यूम कर लेते हैं ए और उसको कर लेते हैं यहाँ पर 4 मीटर, ठीक हो गया। अब हमें इसका निकालना है एरिया, चूंकि इसके एरिया का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 4 और ए मीन साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर यही फॉर्मूला लगाते हैं, स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 4 और साइड का स्क्वायर। अब साइड की जगह पर 4 का स्क्वायर आ जाएगा ना, तो एरिया यहाँ पे आ गया और ये आ गया इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा साइड का स्क्वायर। अब ये देखें कि ये 4 एक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर एरिया आपका आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 और एरिया आपका होगा यहाँ पर स्क्वायर मीटर में, या मीटर स्क्वायर कहते हैं। तो आप अब बुक में चेक कर लें, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एरिया ऑफ या एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें स्क्वायर के बारे में जानना है, ठीक है। हमारे पास एक स्क्वायर होती है जिसकी 4 साइड्स जो होती हैं, 4 की 4 साइड्स इक्वल होती हैं, और यहाँ पर हमें बताया गया कि इस स्क्वायर की जो साइड है उसको ए से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक हो गया जी। अब इस स्क्वायर की 4 साइड है और 4 की 4 साइड जो है वो ए से डिक्लेयर करेंगे हम, ठीक हो गया। और इसमें हमने दो चीजें फाइंड करनी है, नंबर 1 एरिया एंड नंबर 2 पेरीमीटर, ठीक है जी। तो एरिया आप जब निकालते हैं तो एरिया में आपने इसकी दो साइड्स को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, दो साइड्स को। तो आपके पास आ जाएगा इसका एरिया का यानी साइड्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा आपने निकालना होता है पेरीमीटर, जिसे अहाता भी कहते हैं। तो इसमें हम सब की सब साइड्स जो होती है ना किसी स्क्वायर की, और उनको हम ऐड कर लेते हैं। जैसे आप देख लें इसमें एक 4 टाइम्स है ना, तो इसका आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा 4a, ठीक हो गया। तो ये एरिया ऑफ आपका स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये दो फॉर्मूलाज हमारे इस क्वेश्चन के बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 40 मीटर एक और दूसरा 30 मीटर है। यानी उसी तरह से वही बात हो रही है कि एक आपके पास ये रोम्बस है और इसके दो डायगोनल में ये पहला डायगोनल हो गया और ये इसका सेकंड वाला डायगोनल हो गया। पहले वाला जो डायगोनल है ये वाला डायगोनल, ये डायगोनल 1 है आपका 40 मीटर, ठीक है, और मतलब किसी को भी साइन करना है हमने। और ये सेकंड डायगोनल है डायगोनल 2, ये आपका है 30 मीटर, इनकी लेंथ है जो। तो डायगोनल 1 आ गया हमारा 40 मीटर और डायगोनल 2 जो है ये आ गया यहाँ पर 30 मीटर, मैंने वहाँ सेंटीमीटर लिख दिया है। ओह, तो यहाँ बताने का मकसद ये है कि आपको ये पिछले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला याद करा था किया था सॉरी, कि जिसमें आपने एक रोम्बस का एरिया निकालना था, तो डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2 डिवाइड बाय 2 का फॉर्मूला हमने यूज किया था, ठीक है ना, ये लिखा था ना फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले में अब आपने वैल्यू लिखनी है। सो डायगोनल 1 40, डायगोनल 2 आपका 30 डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, तो एरिया अब ऊपर आपका हो जाएगा 4 3 12 हो गया, 1200 डिवाइड बाय 2 कर लें, कटिंग आपकी हो जाएगी 2 6 12 और 0 0 600। हमारे पास जो है ना इसका एरिया जो है वो 600 स्क्वायर मीटर में आएगा, क्योंकि ये मीटर्स में है, ठीक हो गया। तो ये आपका जो है क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास एक पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन है,
तो वो पॉलीगॉन में हम कोई भी शेप, अभी अब तक हम जो शेप जिसको प्रैक्टिस में ला रहे हैं वो हेक्सागोन है। आप समझ लें कि हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगॉन है, वो कोई भी हो सकती है, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, कोई भी हो सकती है। और इसमें लिखा हुआ है कि उसकी नंबर ऑफ साइड है। लेट्स सपोज एन 5 भी हो सकता है तो पेंटा है तो 5 हो जाएगी, एन 6 हो जाएगा मीन हेक्सा है, एन आपकी 7 है तो हेप्टा है, तो इस केस में होगा। एन कुछ भी हो और आपने किसी भी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल बोलते हैं इसको, या इंटरनल एंगल बोलेंगे या इंटीरियर कहेंगे, इसके जो अंदरूनी जाविये हैं हमने वो फाइंड करने हैं। ठीक है, अब इसका कोई इंटीरियर एंगल आपने फाइंड करना है तो उसके लिए आपका जो फॉर्मूला होगा एंगल का वो हम इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल जो होगा किसी भी पॉलीगॉन का, उसमें नंबर इक्वल टू नंबर ही है, और सपोज वो नंबर आपका एन जो है वो 6 भी हो सकता है, सपोज कर सकते हैं हम, लेकिन हम लिखेंगे नहीं। लेट सपोज मैंने वैल्यू बताई आपको, अब वो नंबर आपका एन हो तो इस केस में इंटीरियर एंगल निकालना हो तो आप फॉर्मूला लगाते हैं 2n-4 डिवाइड बाय एन करते हैं और आप मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री यूज करते हैं। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला आपने याद रखना है। यहां पर आपके पास ये नंबर ऑफ साइड्स होती हैं तो इसको n बोलेंगे हम। ठीक हो गया, ये जितनी साइडें होंगी उतने नंबर में आपने n की वैल्यू पुट करके इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको इंटीरियर एंगल मिल जाएगा किसी। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द एरिया ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स when length of a side is given। अब पॉलीगॉन कोई भी हो सकती है, हमारे पास यहाँ पर हमने उस पॉलीगॉन का एरिया फाइंड करना है। ठीक हो गया, और हमारे पास उसकी नंबर ऑफ साइड जो है वो n है, सपोज कुछ भी हो सकती है, 5, 6 सो ऑन जो भी है। एंड वेन लेंथ ऑफ अ साइड, जो लेंथ है साइड ए वो गिवन है। अब ये गिवन मीन ए साइड, अभी के लिए तो ए ही है, तो हमारा जो इसका एरिया जो फॉर्मूला होगा किसी भी पॉलीगॉन का, उसमें एक तो आपको बाद नंबर होने चाहिए, कौन सी है, हेक्सा, हेप्टा या पेंटा। पेंटा है तो 5 हो जाएंगी। साइड वो आपको बताएगा कि उसकी लेंथ कितनी है। लेंथ ऑफ साइड मीन होती है कि लेट्स सपोज अगर पॉलीगॉन को लिया जाए, और मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि ये इसकी नंबर ऑफ साइड सारी की सारी ए साइड्स होती हैं। ठीक है, ये सारी की सारी साइडें होती हैं ए साइड, और उसके बाद ये नंबर्स भी बन जाती है ना। अब ये ए कितने हैं, 5 है ना, तो 5 ये सॉरी 6 है तो 6 नंबर्स है, यानी नंबर में ये 6 है। साइड लेंथ इसकी सपोज आप समझ लो कि 4 है तो सारे 4 हो जाएंगे सब के सब, और उसके बाद ये इंटीरियर एंगल ये 120 डिग्री है, तो आपके जितने भी एंगल होंगे वो 120 डिग्री होंगे। ये चीज याद रखनी है आपने। अब आप ये, वैसे ही मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन दी है, ये सवाल का हिस्सा नहीं है, आपने जस्ट फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि वो आपके पास नंबर होगी कि पेंटा कौन है, हेक्सा कौन सी है, साथ ही जो भी लेंथ दी होगी इसकी साइड की जिसे ए कहेंगे उसका स्क्वायर लेना है और डिवाइड बाय आपने 4 कर देना है। साथ ही आपको इसका एंगल भी पता होगा, लेकिन आपने यहाँ पर कॉट 180 डिग्री डिवाइड बाय वही नंबर ऑफ साइड करनी है, आपने एंगल खुद से डिक्लेयर नहीं करना। ठीक हो गया, आपने ये फॉर्मूला लगाते हुए इसका जो है वो रेगुलर फिगर पॉलीगॉन का क्या करना है, एरिया फाइंड कर लेना है। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये एरिया ऑफ रेगुलर, ठीक हो गया, पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन का ये फॉर्मूला है जिसमें ए साइड जो होगी वो आपको क्या होगी, प्रोवाइड की गई होगी। सही हो गया, ए साइड प्रोवाइड होगी और साथ ही आपके पास नंबर भी प्रोवाइड होंगे। ये भी क्या होगी, प्रोवाइड, यानी बताया जाएगा कि शेप कौन सी है। तो उसके हिसाब से जस्ट आपने ये फॉर्मूला, इस पूरे लेक्चर का मकसद सिर्फ ये एक फॉर्मूला आपने अच्छी तरह से ज़हन में बिठा लेना है। ठीक हो गया जी, तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नंबर 2, डिफाइन डायमीटर ऑफ सर्कल।
तो डायमीटर ऑफ सर्कल की डेफिनेशन होगी a diameter of a circle, ये जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ, ये सर्कल है, ठीक है, इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और ये वाली जो लाइन होती है ना डायमीटर वाली, स्ट्रेट लाइन, ड्रॉ कहते हैं जो हम इसमें बनाते हैं, ठीक है, तो थ्रू दी, ये वाली लाइन जो होती है थ्रू द सेंटर, ठीक है, थ्रू दी सेंटर एंड टर्मिनेटेड, एक तो सेंटर होगी, एक टर्मिनेटेड, बोथ वेज बाय द सर्कमफ्रेंस, मतलब एक सर्कमफ्रेंस होगा उसके दोनों तरफ पर और साथ सेंटर से होकर गुजरेगी, बाय द सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस में इस तरह से देखें कि सपोज अगर आपके पास एक सर्कल है और ये उसका सेंटर पॉइंट है, तो ये इसके मतलब सेंटर से इस तरह से एक खत गुजरेगा जो सेंटर को भी छुएगा और इसकी दो बाउंड्री की जो है ना टर्मिनेटेड सर्कमफ्रेंस के पॉइंट को भी, तो ये देखिए ये सर्कमफ्रेंस को भी छू रहा है और सेंटर से गुजर रहा है, ठीक है, अगर वो इसके मरकज को छू कर गुजरेगा तो ये डायामीटर कहलाएगा, अदरवाइज हम इसको डायामीटर नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये डाया है, इसको बोलते हैं डायामीटर, सही हो गया। और सर्कमफ्रेंस में अगर आप देखें तो सर्कल का जो डाया का फॉर्मूला होता है ना, यानी कि अगर आप सर्कल का डाया देखें सर्कमफ्रेंस के अकॉर्डिंग तो वो पाई डी होता है, ठीक हो गया। अगर इसकी पूरी लेंथ हम अकॉर्डिंग टू डाया में देखें ना तो ये लेंथ जो होती है पाई डी, ये 2 पाई आर के बराबर होती है, तो पाई डी बोलते हैं उसको, ठीक है, यानी दो तरफ से इस सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है वो पाई डी भी होती है या फिर 2 पाई आर, क्योंकि रेडियस देखें डाया का 2 टाइम्स होता है ना, डाया अगर सिंपल है तो रेडियस होगा 2 गुना 2 आर, तो इस तरह से ये इसका इक्वल बनता है। आपने डेफिनेशन सिर्फ ये याद रखी है कि अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, इस सर्कल का जो डायमीटर होता है इज अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन ड्रॉन बनाई जाती है टू द सेंटर, सेंटर के जरिए से टर्मिनेटेड बोथ वेज बाय द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस की दोनों नकात को, किसी दो नकात को इस तरह छुआ जाए कि वो इसके मरकज से गुजरे। तो आप देखें कि हमने सर्कमफ्रेंस के दो नकात को आपस में पॉइंट को मिलाया बाउंड्री के, लेकिन हम उसके मरकज से होकर गुजरे। अब किसी भी जगह पर आप इसको बना सकते हैं, ठीक है, अगर इसमें क्या होगा, दो सर्कमफ्रेंस होंगे और ये वाला। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब इसमें क्वेश्चन सवाल हमारा यह है कि सर्कल का एरिया और इसका जो मुहीत है वो क्या है, ठीक है ना, रुकबा और मुहीत। तो एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, जैसा भी बन गया, इसका कोई सेंटर पॉइंट हो जाएगा और इसके सेंटर पॉइंट से अगर इसके मुहीत, इसके सर्कमफ्रेंस से कोई दो नकात सर्कमफ्रेंस की हो और ये इसके मरकज से गुजर जाए तो ये तो आपका बन गया डाया। लेकिन इसी तरह से अगर आपका सर्कल है और इसका जो सेंटर पॉइंट है और वो सेंटर पॉइंट सर्कल के किसी मुहीत को टच कर रहा है तो वो आपका रेडियस बन जाएगा। अब आपने यहाँ पर जो है ना फॉर्मूलाज डायामीटर के अकॉर्डिंग और रेडियस के अकॉर्डिंग देखनी है। अगर आप इसका एरिया निकाल रहे हैं तो पहला तो आपका है एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल के जो दो फॉर्मूलाज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू डायामीटर और रेडियस होता है, डाया इज इक्वल टू होता है आपका 2 रेडियस, दो ही रेडियस बनेंगे ना इसके अंदर, तो एक मिलाकर एक डाया बन जाता है। आपका पहला फॉर्मूला इसके अंदर अगर आप निकालते हैं तो एरिया का फॉर्मूला होगा आपका, अगर अकॉर्डिंग टू रेडियस देखें तो पाई आर स्क्वायर होगा, और अगर आप डाया की अकॉर्डिंग देखेंगे इसी एरिया को तो वो आपका हो जाएगा पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके साथ फिर आपको दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा सर्कमफेरेंस, ठीक है,
ऑफ सर्कल, कि सर्कल के मुहीत को किससे क्या मुराद है। देखिए मुहीत होती है इसकी लेंथ ऑफ कोड, इसकी टोटल जो ये बाहर बाउंड्री देख रहे हैं ना, इसकी लंबाई को बोलते हैं सरकमफ्रेंस, मुहीत बोलते हैं, और इसको पैरामीटर भी बोलते हैं। और इसमें इस पैरामीटर का, ये सरकमफ्रेंस का अगर आप अकॉर्डिंग टू रेडियस देखें तो ये इक्वल होता है आपका 2 पाई आर के, ठीक है, 2 पाई आर के। और यही अगर डायमीटर के अकॉर्डिंग देखें तो ये आपका सिंपली पाई डी के इक्वल होता है। ठीक हो गया। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं एरिया ऑफ सर्कल के और सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, और दोनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं। सरकमफ्रेंस क्या होगा कि आप सर्कल की बाउंड्री को काट के इसको एक सीधी लाइन में ले आए, उसकी जो लंबाई होगी उसको सरकमफ्रेंस पैरामीटर या मुहीत, ये एक ही लफ्ज है, ये कहते हैं। नंबर 4, इफ बेस ऑफ अ फील्ड 50 मीटर, एक मैदान है जिसकी बेस यानी जिसे हम लेंथ बोलेंगे वो हमारे पास है 50 मीटर, तो हम कह देंगे यहाँ पर लेंथ ऑफ बेस कितनी है, 50 मीटर है। एंड द नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स आर 11, और जो नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स हैं वो 11 है। देन फाइंड द ब्रेथ ऑफ स्ट्रिप्स, हमने उसकी स्ट्रिप्स जो है ना की ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी स्ट्रिप्स का फॉर्मूला जो बेसिकली होता है ना, वो लेंथ डिवाइड बाय ऑर्डिनेट्स जितने भी हो उनमें से एक कम करना पड़ता है। उसकी रीजन क्या है अभी आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, आप खुद समझ जाएंगे। आप समझ लें कि यहाँ पर जो है ना 11 ऑर्डिनेट्स हैं, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, और यहां से यहां तक इस 11 ऑर्डिनेट्स का जो फील्ड की जो लेंथ दी गई है वो 50 मीटर है। ठीक है, ठीक हो गया ना। टोटल 11 आपकी वो हो गए नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स, और उनकी लेंथ हो गई 50, और ये इसके दरमियान में क्या होती हैं, स्ट्रिप्स होती हैं, पट्टियां होती हैं, और आप इनको काउंट करके मैन्युअली भी चेक कर लेंगे, आपको नंबर पता चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो स्ट्रिप्स के जो नंबर्स होगी, जो स्ट्रिप आपकी होगी वो आपकी एक कम ही होगी, लेकिन हमें अब देखना है कि हर एक स्ट्रिप की विड्थ कितनी है। ठीक है, तो लेंथ आपके पास मौजूद है, इस फार्मूले को बस इस्तेमाल करना है आपने, मैनुअली मैंने आपको बता दिया है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये अगर 10 है तो 50 डिवाइड बाय 10 करके 5 हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए जी, लेंथ आपकी कितनी है, 50 मीटर, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स 11 है, -1 किया तो कितने हो गए, 10 हो गए। सो स्ट्रिप्स आपकी 50 डिवाइड बाय 10 की 0 0 से कट गया, तो ये आपके पास एक स्ट्रिप की जो विड्थ होगी वो 5 मीटर होगी। मीटरों में क्वेश्चन है ना, तो 5 मीटर आपकी एक स्ट्रिप होगी, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। मैनुअली भी हमने चेक कर लिया, इसके 10 आपके स्ट्रिप्स बनती है। और हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द होल सरफेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल प्रिज्म। ठीक है जी, हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना है, वो भी एक ट्राइंगुलेशन या ट्राइंगुलर प्रिज्म का, जो कि राइट एंगल है, जिसका एक जाविया 90 का होगा, वेयर हुज लिखा हुआ यहाँ पे हाइट इज 36, और एंड इसमें साइड्स दी गई हैं ऑफ हुज बेस 51 37 एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, यानी 3 साइडें दी गई हैं। और बात यहाँ पर साफ हो गई है कि ये ट्राइंगल की तीनों साइडें जो है वो डिफरेंट हैं। तो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मैं आपको इसकी शेप बनाकर बताता हूँ कि ये दिखने में कैसी होगी। आप ये समझ लें कि एक ऐसा प्रिज्म है ट्राइंगुलर, इसकी तीनों साइडें जो है वो डिफरेंट हैं। तो लेट्स सपोज, बल्कि ये थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव व्यू में ले जाना पड़ेगा, तभी मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, कोशिश करते हैं जी। इधर प्रोस्पेक्टिव व्यू में तीनों साइडें एक 90 के एंगल पे होगा, बस ये देखिएगा। अब समझ लें कि ये 90 का एंगल बन रहा है, इसी तरह से ये शेप सेम नीचे भी आ जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैं अब आपको टोटल सरफेस को एक्सप्लेन करूंगा, तभी आपको फॉर्मूला अंडरस्टैंड होगा। आप ये समझ लें ये एक, ठीक है जी, इस तरह से एक प्रिज्म है। तो ये समझ आ गई अब आपको। तो इसमें जो है वो आपका टोटल सरफेस एरिया समझना है। सबसे पहले आपने पहले डाटा लिख लेते हैं। इसकी जो ये होती है ना, ये वाली वैल्यू, ये हाइट है,
ओके, इसकी 3 साइडें हैं, एक ए है, दूसरी बी है और तीसरी सी है। समझ आ गई आपको? ऊपर भी सेम यही चीज है, नीचे भी सेम यही ए और बी और सी की साइड। इसका टॉप और बॉटम बेस एरिया 2 दफा होगा, दोनों का एरिया इकट्ठा करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और साइडों का अपने क्या करना है, साइड के लिहाज से करना है। अब लेट्स सपोज इसकी साइड ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इसी को आप टोटल इसका क्या करेंगे, आप बेसिकली यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा ना साइडों पे, यहाँ पर आप इसका पेरीमीटर लेंगे और इसको हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिकली जो फॉर्म बन रही है ना, वो फॉर्म मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसका फॉर्मूला है टोटल, पहले डाटा लिख लेते हैं ताकि वो डाटा बाद में नहीं लिखा जाता, या मैं डाटा बाद में लिख दूंगा। टोटल आपने सरफेस एरिया निकालना है, इसमें आपका लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है जी, वो साइडों वाला हो जाएगा, और प्लस आपने उसमें 2 टाइम्स ऑफ जो है वो आपने एरिया ऑफ बेस लेना है, ठीक है जी, एरिया ऑफ बेस। और बेस का एरिया निकालना आपके लिए थोड़ा लंबा प्रोसीजर होने वाला है। इसमें फॉर्मूला पूरा देखें, टोटल सरफेस एरिया तो अंडरस्टैंड होता है, इसमें जो लेटरल सरफेस एरिया है वो आपके पास ये ए प्लस बी प्लस सी है, जो पैरामीटर है बेसिकली, ठीक है ना। तो लेटरल सरफेस एरिया लिख दूं मैं यहाँ पर मैं पैरामीटर लिख दूं, एक मिनट रुकिएगा जरा। लेटरल सरफेस एरिया ही बेसिकली इनटू एच भी तो करना होता है ना मुझे, कोई मैं चीज यहाँ पे देख रहा था नहीं, बल्कि ठीक है कि एरिया निकाल रहा हूँ। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है कि उसका भी फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, कि पेरीमीटर, ठीक है, तो आपने मल्टीप्लाई करना है हाइट के साथ, एच के साथ जो वैल्यू दी हुई है, हो गया। और प्लस आपके पास आ जाएगा 2, एरिया ऑफ बेस वैसे ही रहेगी। अब एरिया ऑफ बेस क्या चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हमें एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है जी, क्योंकि इसमें हीरोज कुलिया लगेगा। क्या आपको मालूम है कि जब किसी भी मुसल्लस की तीनों साइडें डिफरेंट हो जाएं, हीरोज कुलिया लगता है। हीरो का कुलिया क्या होगा वो भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, थोड़ा लंबा सवाल है इसलिए थोड़ा सा आपने तवज्जो देनी है। अब इस फॉर्मूले का मैं इस्तेमाल करूंगा नेक्स्ट, जब भी हम इसमें अब करने वाले हैं। पहले डाटा देख लें, डाटा में हमारे पास जो हाइट है वो 36 सेंटीमीटर है, ए साइड जो है वो 51 है, ठीक है ना, 51 सेंटीमीटर, और साइड बी जो है वो 37 सेंटीमीटर है, और जो साइड सी है वो 20 सेंटीमीटर है। तीनों डाटा की मदद से अब आप अपने फॉर्मूला में आ जाए तो पेरीमीटर तो आप आसानी से निकाल लेंगे, वैल्यूज निकाल के पुट कर लेंगे इसमें, ठीक है जी। पेरीमीटर आपका क्या होगा जी, देखें, पेरीमीटर एक ट्राइंगल का तीनों साइडें ऐड करनी होती हैं, ए प्लस बी प्लस सी। इसमें होगा क्या, आप ऐड करेंगे 51 प्लस 37 प्लस 20, तो आपके पास आ जाएगा पेरीमीटर। हम यहाँ पर इनको ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा 51 प्लस 37 प्लस 20, ठीक है जी, ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे 108। 108 सेंटीमीटर में पेरीमीटर तो आ गया, हाइट ऑलरेडी मौजूद है। अब ये चाहिए यहाँ पर एरिया ऑफ बेस, ठीक है जी। एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला देखिएगा, पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, चलें बाद में फिर उसकी वैल्यू निकाल के पुट कर लेंगे। एरिया ऑफ बेस जो है, अगर आप देखें जो साइडें डिफरेंट है तो हीरोज कुलिया लगता है, जो होता है आपका एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इसका होता है स्क्वायर रूट। तो इसके लिए अब आपको पहले एस की वैल्यू, चूंकि एस की वैल्यू जो होती है वो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 होता है, वेट से पहले साइड निकलेगी, साइड को आपने एरिया के फॉर्मूला में पुट करना है, पुट करने के बाद आपके पास जो है ये एरिया ऑफ बेस आ जाएगा, सारी चीजें मौजूद होंगी। फिर आपने जो मेन फॉर्मूला है ना टोटल सरफेस एरिया, इसमें पुट करना होगा, ठीक है। पहले हम यहाँ पर देखते हैं जी ये साइड कितनी निकलती है। ये आपके पास कितनी कितनी वैल्यूज हैं ये देख लें जी, 51 प्लस 37 प्लस 20, जो पेरीमीटर था डिवाइड बाई 2 करना है, ये 108 हो गया डिवाइड बाई 2, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर एस की वैल्यू 54 आ जाएगी, ठीक है, हाफ कर लिया अगर हमने। अब आपने हीरोज कुलिया के मुताबिक जो है वो आपने बेस एरिया निकालना है, ठीक है जी। यहाँ पे चाहे तो पूरा लिख लें जो भी है, कि ये काम अब हमें करना पड़ेगा। ये एरिया ऑफ बेस, वो आपको मैंने लिखवाया है अभी, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसको बोलते हैं हीरोज कुलिया। और इसके बाद अब आप इसमें वैल्यू पुट करें, सो 54, और इसमें आ जाएगा 54 माइनस ए कितना है 51, यहीं से देख लें 51 आ गया, ये जो टोटल भी किया हुआ है। फिर 54 माइनस 37,
फिर आपका आ जाएगा 54 माइनस 20, तरह स्क्वायर रूट लेते हुए ये आपके पास आ जाएगा बेस का एरिया। अब इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं, ठीक है। आप चाहें तो डायरेक्ट सोल्व कर लें क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत लेंथी हो रहा है। तो आप लिखिए 54 और ब्रैकेट के अंदर आप इसमें लिखिए 54 माइनस 51, ब्रैकेट क्लोज करके फिर ब्रैकेट लगा दें 54 माइनस 37, फिर ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज करके फिर लिखिए 54 माइनस 20। अब मैनुअल भी लिख सकते हैं। इक्वल करते हैं, ये आपके पास जो भी वैल्यू आ रही है इसका स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 306 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास यूनिट आएगा क्योंकि एरिया ऑफ बेस है। अब आपने यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखना है। ये मैंने आपको ये जो वैल्यू बताई हुई है ना, पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये वाली वैल्यू आपने लेकर आनी है। यहाँ पर आपका होगा, क्या कहते हैं इसको जी, पेरीमीटर जो हमने फाइंड किया है इसको मल्टीप्लाई बाय एच करेंगे, ये आपके पास बन जाएगा लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। ये बन जाएगा आपका लैटरल सरफेस एरिया, और इसके साथ ही आपने ऐड करना है 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बेस, ठीक है जी। एरिया ऑफ बेस 2 टाइम्स इसलिए करनी है, अब 2 टाइम्स क्यों करनी है वो भी समझ लें। एक ये वाली है और एक ऊपर से भी है, दोनों सतहें। अब चारों सतहों का यानी कि इसको आप 3D हर तरफ से 4D कह सकते हैं, हर लिहाज से आपने इसका जो है सरफेस का, सतह का टोटल एरिया निकालना है, और वही एरिया निकल रहे हैं। पेरीमीटर का हो गया प्लस आपका 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बेस, आपने हीरोज कुलिया की मदद से निकाल भी लिया है, ठीक है ना। तो एक मिनट साथ ही लिखते हैं, ठीक है जी। क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस, बस फाइनल स्टेप पे मौजूद है हम। ये कोई इतना टफ मुश्किल नहीं है, देख लें एरिया ऑफ बेस, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया जो है बेसिकली निकालना था, इसके लिए इतना काम करना पड़ा। पेरीमीटर कितना है हमारे पास जी, पेरीमीटर की वैल्यू है 108। यहाँ पर आप करते हैं जी 108 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है आपके पास, हाइट आपके पास है 36। यहाँ पर एच की वैल्यू आपने 36 भी पुट कर देनी है ब्रैकेट्स में, इसलिए क्योंकि वैसे भी पहले मल्टीप्लीकेशन होती है डिमैस रूल के अकॉर्डिंग। फिर 2 इंटू ये आपके पास एरिया ऑफ बेस कितना आया 306। बस अब आपने इसको सोल्व करना है तो टोटल सरफेस एरिया आपके पास आ जाएगा। पहले हम यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 612, प्लस कर लेते हैं और इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। 108 सॉरी 108 मल्टीप्लाई बाय 36, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3888। और अब देखते हैं जी, हमारा जो टोटल सरफेस एरिया है उसमें हमने ये 612 भी ऐड कर देना है। ऐड 612 किया तो ये आ जाएगा 4500, 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर में ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। तो मैं इसका जो है वो आंसर देख लेता हूँ बुक के अंदर से। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 4500, और हाँ, सेंटीमीटर में तो यूनिट ही नहीं है, मेरा ख्याल ये मीटर्स में था यूनिट। एक मिनट रुके, क्वेश्चंस में देखते हैं। सेंटीमीटर लिखा हुआ है बुक में, आंसर या गलत है या मैं देखता हूँ डाटा में मैंने क्या सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर लिख दिया है, मीटर ही है। यूनिट आपका सेंटीमीटर में रहेगा, मीटर में नहीं है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, और इसको आप अच्छी तरह से देखिएगा। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको लेटरल सरफेस एरिया में बेस एरिया ऐड करना है, और बेस 2 टाइम्स में है, टॉप और बॉटम, तो 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया। अब आपको बाकी चीजें पता है इसके अंदर के, अगर जो आपकी कहते हैं उसको कि ट्राइंगल ऐसी आ जाए जिसकी तीनों साइडें डिफरेंट हो जाए, तो उस केस में आपको एरिया निकालने के लिए हीरोज कुलिया लगाना होता है। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन और क्यूरी के लिए कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीआई मैथ 113 पेपर जो है वो बी है, और चैप्टर नंबर 15 मेंसुरेशन ऑफ सॉलिड और रैशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हम जो है इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द होल सरफेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल प्रिज्म। ठीक है जी। हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना है, वो भी एक ट्राईएंगुलेशन या ट्राईएंगुलर प्रिज्म का, जो कि राइट एंगल है, जिसका एक जाविया 90 का होगा, वेयर हुज लिखा हुआ है यहाँ पे हाइट इज 36, और एंड इसमें साइड्स दी गई हैं ऑफ
whose base 51, 37 एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, यानी तीन साइडें दी गई हैं। तो बात यहाँ पर साफ हो गई है कि ये ट्राइंगल की तीनों साइडें जो है वो डिफरेंट हैं। तो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मैं आपको इसकी शेप बनाकर बताता हूँ कि ये दिखने में कैसी होगी। आप ये समझ लें कि एक ऐसा प्रिज्म है ट्राइंगुलर, इसकी तीनों साइडें जो है वो डिफरेंट हैं। तो लेट्स सपोज, बल्कि ये थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव व्यू में ले जाना पड़ेगा तभी मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, कोशिश करते हैं जी। इधर प्रोस्पेक्टिव व्यू में तीनों साइडें एक 90 के एंगल पे होगा, बस ये देखिएगा। अब समझ लें कि ये 90 का एंगल बन रहा है। इसी तरह से ये शेप सेम नीचे भी आ जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैं अब आपको टोटल सरफेस को एक्सप्लेन करूंगा तभी आपको फॉर्मूला अंडरस्टैंड होगा। आप ये समझ लें ये एक, ठीक है जी, इस तरह से एक प्रिज्म है। तो ये समझ आ गई अब आपको। तो इसमें जो है वो आपका टोटल सरफेस एरिया समझना है। सबसे पहले आपने पहले डाटा लिख लेते हैं। इसकी जो ये होती है ना, ये वाली वैल्यू, ये हाइट है। ओके, इसकी तीन साइडें हैं, एक ए है, दूसरी बी है और तीसरी सी है। समझ आ गई आपको। ऊपर भी सेम यही चीज है, नीचे भी सेम यही ए और बी और सी की साइड। इसका टॉप और बॉटम बेस एरिया दो दफा होगा। दोनों का एरिया इकट्ठा करेंगे, दो से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और साइडों का अपने क्या करना है, साइड के लिहाज से करना है। अब लेट्स सपोज इसकी साइड ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसी को आप टोटल इसका क्या करेंगे, आप बेसिकली यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा ना साइडों पे, यहाँ पर आप इसका पेरीमीटर लेंगे और इसको हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिकली जो फॉर्म बन रही है ना, वो फॉर्म मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसका फॉर्मूला है टोटल, पहले डाटा लिख लेते हैं ताकि वो डाटा बाद में नहीं लिखा जाता। क्या मैं डाटा बाद में लिख दूंगा। टोटल आपने सरफेस एरिया निकालना है। इसमें आपका लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है जी, वो साइडों वाला हो जाएगा। और प्लस आपने उसमें टू टाइम्स ऑफ जो है वो आपने एरिया ऑफ बेस लेना है। ठीक है जी, एरिया ऑफ बेस। और बेस का एरिया निकालना आपके लिए थोड़ा लंबा प्रोसीजर होने वाला है। इसमें फॉर्मूला पूरा देखें। टोटल सरफेस एरिया तो अंडरस्टैंड होता है। इसमें जो लेटरल सरफेस एरिया है वो आपके पास ये ए प्लस बी प्लस सी है, जो पैरामीटर है बेसिकली। ठीक है ना। तो लेटरल सरफेस एरिया लिख दूं मैं यहाँ पर मैं पैरामीटर लिख दूं। एक मिनट रुकिएगा जरा। लेटरल सरफेस एरिया ही बेसिकली इनटू एच भी तो करना होता है ना मुझे। कोई मैं चीज यहाँ पे देख रहा था, नहीं बल्कि ठीक है कि एरिया निकाल रहा हूँ। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है कि उसका भी फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर कि पेरीमीटर, ठीक है, तो आपने मल्टीप्लाई करना है हाइट के साथ, एच के साथ जो वैल्यू दी हुई है, हो गया। और प्लस आपके पास आ जाएगा टू, एरिया ऑफ बेस वैसे ही रहेगी। अब एरिया ऑफ बेस क्या चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमें एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, क्योंकि इसमें हीरोज कुलिया लगेगा। क्या आपको मालूम है कि जब किसी भी मुसल्लस की तीनों साइडें डिफरेंट हो जाएं, हीरोज कुलिया लगता है। हीरो का कुलिया क्या होगा वो भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। थोड़ा लंबा सवाल है, इसलिए थोड़ा सा आपने तवज्जो देनी है। अब इस फॉर्मूले का मैं इस्तेमाल करूंगा नेक्स्ट, जब भी हम इसमें अब करने वाले हैं। पहले डाटा देख लें। डाटा में हमारे पास जो हाइट है वो 36 सेंटीमीटर है। ए साइड जो है वो 51 है, ठीक है ना, 51 सेंटीमीटर। और साइड बी जो है वो 37 सेंटीमीटर है। और जो साइड सी है वो 20 सेंटीमीटर है। तीनों डाटा की मदद से अब आप अपने फॉर्मूला में आ जाए तो पेरीमीटर तो आप आसानी से निकाल लेंगे, वैल्यूज निकाल के पुट कर लेंगे इसमें। ठीक है जी, पेरीमीटर आपका क्या होगा जी, देखें। पेरीमीटर एक ट्राइंगल का तीनों साइडें ऐड करनी होती हैं, ए प्लस बी प्लस सी। इसमें होगा क्या, आप ऐड करेंगे 51 प्लस 37 प्लस 20, तो आपके पास आ जाएगा पेरीमीटर। हम यहाँ पर इनको ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा 51 प्लस 37 प्लस 20। ठीक है जी, ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे 108। 108 सेंटीमीटर में पेरीमीटर तो आ गया, हाइट ऑलरेडी मौजूद है। हमें चाहिए यहाँ पर एरिया ऑफ बेस। ठीक है जी, एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला देखिएगा। पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, चलें बाद में फिर उसकी वैल्यू निकाल के पुट कर लेंगे। एरिया ऑफ बेस जो है, अगर आप देखें तो साइडें डिफरेंट है तो हीरोज कुलिया लगता है, जो होता है आपका एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इसका होता है स्क्वायर रूट। तो इसके लिए अब आपको पहले एस की वैल्यू, चूंकि एस की वैल्यू जो होती है वो ए प्लस बी प्लस सी
डिवाइड बाय 2 होता है। वेट से पहले साइड निकलेगी, साइड को आपने एरिया के फॉर्मूला में पुट करना है, पुट करने के बाद आपके पास जो है ये एरिया ऑफ बेस आ जाएगा, सारी चीजें मौजूद होंगी। फिर आपने जो मेन फॉर्मूला है ना टोटल सरफेस एरिया, इसमें पुट करना होगा। ठीक है, पहले हम यहाँ पर देखते हैं जी ये साइड कितनी निकलती है। ये आपके पास कितनी कितनी वैल्यूज हैं ये देख लें जी, 51 प्लस 37 प्लस 20, जो पेरीमीटर था डिवाइड बाय 2 करना है, ये 108 हो गया डिवाइड बाय 2। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर एस की वैल्यू 54 आ जाएगी। हाफ कर लिया अगर हमने। अब आपने हीरोज कुलिया के मुताबिक जो है वो आपने बेस एरिया निकालना है। ठीक है जी, यहाँ पे चाहे तो पूरा लिख लें जो भी है, कि ये काम अब हमें करना पड़ेगा। ये एरिया ऑफ बेस वो आपको मैंने लिखवाया है, बी एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसको बोलते हैं हीरोज कुलिया। और इसके बाद अब आप इसमें वैल्यू पुट करें, सो 54 और इसमें आ जाएगा 54 माइनस ए कितना है 51, यहीं से देख लें 51 आ गया, ये जो टोटल भी किया हुआ है। फिर 54 माइनस 37, फिर आपका आ जाएगा 54 माइनस 20, तरह स्क्वायर रूट लेते हुए ये आपके पास आ जाएगा बेस का एरिया। अब इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्ट सोल्व कर लें क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत लेंथी हो रहा है। तो आप लिखिए 54 और ब्रैकेट के अंदर आप इसमें लिखिए 54 माइनस 51, ब्रैकेट क्लोज करके फिर ब्रैकेट लगा दें 54 माइनस 37, फिर ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज करके फिर लिखिए 54 माइनस 20। अब मैनुअल भी लिख सकते हैं, इक्वल करते हैं, ये आपके पास जो भी वैल्यू आ रही है इसका स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 306 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास यूनिट आएगा क्योंकि एरिया ऑफ बेस है। अब आपने यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखना है। ये मैंने आपको ये जो वैल्यू बताई हुई है ना, पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये वाली वैल्यू आपने लेकर आनी है। यहाँ पर आपका होगा क्या कहते हैं इसको जी, पेरीमीटर जो हमने फाइंड किया है इसको मल्टीप्लाई बाय एच करेंगे, ये आपके पास बन जाएगा लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, ये बन जाएगा आपका लैटरल सरफेस एरिया। और इसके साथ ही आपने ऐड करना है 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बेस। ठीक है जी, एरिया ऑफ बेस 2 टाइम्स इसलिए करनी है, अब 2 टाइम्स क्यों करनी है वो भी समझ लें। एक ये वाली है और एक ऊपर से भी है, दोनों सतहें। अब चारों सतहों का जी इसको आप 3D हर तरफ से 4D कह सकते हैं, हर लिहाज से आपने इसका जो है सरफेस का सतह का टोटल एरिया निकालना है। और वही एरिया निकल रहे हैं, पेरीमीटर का हो गया प्लस आपका 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बेस आपने हीरोज कुलिया की मदद से निकाल भी लिया है। ठीक है ना, तो एक मिनट साथ ही लिखते हैं जी, क्या आ जाएगा एरिया ऑफ बेस, बस फाइनल स्टेप पे मौजूद है हम, ये कोई इतना टफ मुश्किल नहीं है, देख लें एरिया ऑफ बेस। ठीक है ना, तो टोटल सरफेस एरिया जो है बेसिकली निकालना था, इसके लिए इतना काम करना पड़ा। पेरीमीटर कितना है हमारे पास जी, पेरीमीटर की वैल्यू है 108, यहाँ पर आप करते हैं जी 108 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है आपके पास, हाइट आपके पास है 36, यहाँ पर एच की वैल्यू आपने 36 भी पुट कर देनी है ब्रैकेट्स में, इसलिए क्योंकि वैसे भी पहले मल्टीप्लीकेशन होती है डिमैस रूल के अकॉर्डिंग। फिर 2 इंटू ये आपके पास एरिया ऑफ बेस कितना आया 306, बस अब आपने इसको सोल्व करना है तो टोटल सरफेस एरिया आपके पास आ जाएगा। पहले हम यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 612, प्लस कर लेते हैं और इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, 108 सॉरी 108 मल्टीप्लाई बाय 36, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3888। और अब देखते हैं जी हमारा जो टोटल सरफेस एरिया है उसमें हमने ये 612 भी ऐड कर देना है, ऐड 612 किया तो ये आ जाएगा 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर में, ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। तो मैं इसका जो है वो आंसर देख लेता हूँ बुक के अंदर से। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 4500। और हाँ, सेंटीमीटर में तो यूनिट ही नहीं है, मेरा ख्याल ये मीटर्स में था यूनिट। एक मिनट रुके, क्वेश्चंस में देखते हैं, सेंटीमीटर लिखा हुआ है बुक में, आंसर या गलत है या मैं देखता हूँ डाटा में मैंने क्या सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर लिख दिया है, मीटर ही है, यूनिट है आपका सेंटीमीटर में। एन इक्विलेटरल इन ट्राइएंगल, यानी कि वो जिसकी तीनों साइडें बराबर होती है, विद अ साइड ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। देखें हमारे पास जो है ना एक इक्विलेटरल ट्राइएंगल की शक्ल की बनी हुई एक प्रिज्म है,
ठीक है जी, जिसकी तीनों साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगेन बनाता हूँ मैं, ज़रा थोड़ा सा आप करके बनाते हैं, जगह भी बनानी है थोड़ी सी। तो ये देखिएगा, ये आ गई आपकी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। लेट्स सपोज इसी तरह की इक्विलेटरल ट्राइंगल ये आ गई। तो अब इनको मिला देंगे तो ये बन जाएगी हमारी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल वाली प्रिज्म। ये देखिएगा, एक मिनट, ठीक है, इस तरह से। और ये वाली जो है ना, तीसरी लाइन जो हमारी बन रही है डॉटेड में, ये हमारे पास ये एक प्रिज्म है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की बेस पर बनी है। और आपको पता है कि इसकी तीनों साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ये वाली जो है, ठीक है, चाहे टॉप से बॉटम से हो। और इस प्रिज्म की जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो हाइट भी कंसिडर हो रही है। अच्छा, अब इसमें हमें कोई मसला नहीं है, आपने निकालना है इसमें वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, वो होता है आपका यहाँ पर, देखिए बेसिकली ये एक सॉलिड शेप है, और इस तरह के बहुत से फार्मूले हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका बेसिकली होता है आपने कि इसके लिए आपने बेस का एरिया निकालना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय जस्ट आपने हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सही हो गया। तो बेस एरिया निकालना कैसे है, कि इसकी बेस, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो बेस के एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 4, और साइड का स्क्वायर हो जाएगा, और इसी को आपने हाइट से मल्टीप्लाई करना है। बहुत सिंपल सा काम है ये, ठीक है जी। डाटा देख लें जी, डाटा क्या है आपके पास, आपके पास जो डाटा प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आपको बताया गया कि साइड ए जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। और इसके साथ ही आपके पास जो हाइट है वो 25 सेंटीमीटर है। सारी वैल्यू मौजूद है, आपने जस्ट वॉल्यूम में वैल्यू पुट करनी है। सो स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 4, तो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर हो उसका एरिया निकाल रहे हैं, जो बेस है। और साइड कितनी है जी, 4 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर हो गया, इनटू आपके पास 25 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। ये आपका एक इससे कट गया, 5 फोर द आपका हो जाएगा, ये 25 फोर द 100 हो गया। 100 मल्टीप्लाई बाय आपने स्क्वायर रूट 3 करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम चेक कर लेते हैं जी कितना आता है। यहाँ पर करना है स्क्वायर रूट 3, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी, पहले आपको इसको लिख के इक्वल करना है, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो वैल्यू आ जाएगी एस टी का 173.2015 है ना, तो 1 हो जाएगा। तो 173 पॉइंट, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 21 और सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास सेंटीमीटर यूनिट में है, तो आंसर ये आ रहा है 173.2 ही लिखा हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। अब देखते हैं इसमें मीटर लिखा हुआ है, ये सेंटीमीटर ही लिखा हुआ है, पहले का बस यूनिट गलत लिखा हुआ था। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका सिंपल सा, यानी एरिया ऑफ बेस निकाल लें और उसको इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दें अंडर। और इसकी रेशनलाइज्ड एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपको डेफिनेशन लिखवाने वाला हूँ, डिफाइन सिलेंडर। ठीक है जी, सिलेंडर की डेफिनेशन नोट कीजिएगा कि सिलेंडर क्या होता है, अ सॉलिड, ठीक है जी, अ सॉलिड सरफेस generated by a line moving parallel to a fixed line। ठीक है, पैरेलल टू अ फिक्स्ड लाइन, पैरेलल होती हैं और फिक्स्ड होती हैं लाइंस जो हैं। और साथ ही आ जाता है इसके अंदर while its end, इसके जो किनारे होते हैं describes a closed figure, बंद होते हैं, ठीक है। in a plane is called, एक प्लेन के अंदर इसके किनारे फिक्स्ड होते हैं और पैरेलल लाइंस होती हैं और जनरेट की जाती हैं जिसकी सरफेस से, और इसको हम बोलते हैं सिलेंडर। ठीक है जी, ये हमारी सिलेंडर की डेफिनेशन है। सॉलिड सरफेस, एक ठोस सतह वाला, जनरेटेड, बनाया गया बाय अ लाइन, लाइनों की वजह से, मूविंग पैरेलल टू द फिक्स्ड लाइन, पैरेलल होती हैं और फिक्स्ड लाइन होती हैं, ठीक है, विच
ये वाइल आप कह सकते हैं कि इट्स एंड, इसकी जो किनारे होते हैं, डिस्क्राइब इस क्लोज्ड फिगर, एक मतलब बंद शक्ल बनाते हैं इन अ प्लेन, एक प्लेन में, ज्योमेट्रिक प्लेन में, इज कॉल्ड अ सिलेंडर, उसको हम सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, ये सिलेंडर होता है और आपको सिलेंडर के बारे में जो है वो मैंने बता दिया। ठीक है, और सिलेंडर मुख्तलिफ तरह का हो सकता है, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर वगैरह वगैरह समथिंग। तो ये होगी हमारी सिलेंडर की डेफिनेशन। ठीक है जी, तो सिलेंडर हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस डेफिनेशन को अच्छी तरह से याद कर लेंगे। चैप्टर नंबर 16 मेंसुरेशन ऑफ सिलेंडर और शॉर्ट क्वेश्चन रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। डिगिंग अ वेल, एक हमने कुआं खोदना है 3 मीटर इन डायामीटर, जिसका डायामीटर जो है वो 3 मीटर है। अब ये समझ लें कि कुएं की खुदाई के लिए का जो कुएं का डायामीटर है वो 3 मीटर है। ठीक है जी, और इसकी जो डेप्थ दी गई है, कुएं की जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो कितनी दी गई है अभी देख लेते हैं जी। गहराई दी गई है 24 मीटर। ठीक है जी, 24 मीटर हमारे पास जो है वो डेप्थ है। हो गया, तो डायामीटर ऑफ जो वेल है वो 3 मीटर है, जबकि हमारे पास इसकी जो डेप्थ है, अब डेप्थ को भी डी लिखते होते हैं, वैसे हम मैं एच एच लिख देता हूँ यहाँ। ठीक है जी, तो इसकी हमारे पास जो डेप्थ है वो 24 मीटर है। हो गया, अब यहाँ पर आपको एक चीज नोट करनी है कि हमारा सिलेंडर बनता है, ये एक सिलेंडर शेप है, और सिलेंडर की शेप में आप अगर वॉल्यूम निकालेंगे, हमने कॉस्ट निकालनी है बेसिकली, फाइंड दी कॉस्ट। हमने यहाँ पर कॉस्ट जो है वो फाइंड करनी है। डायामीटर दिया गया है और साथ ही हमें यहाँ पर जो रेट है वो भी दिया हुआ है, ₹10। ठीक है जी, 10 रुपये रेट दिया गया है हमें पर जो है वो यहाँ पर ये भी आ जाएगा ₹10 पर, आपका जो आ जाएगा यहाँ पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, मीटर क्यूब। तो अब हमने करना क्या है यहाँ पर, इसको आपने ये करना है, आपने वॉल्यूम निकालना है सबसे पहले। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये फॉर्मूला होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का। ये किसका फॉर्मूला है? ये सिलेंडर, आप यहाँ पे लिखें जी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का ये फॉर्मूला है। वैसे तो पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ठीक है, इंटू एच भी यूज हो सकता है आपका डाया के लिहाज से। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू डाया है, ये भी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही है। तो आप चाहें तो डाई के हिसाब से सोल्व कर लें, आप चाहें तो इसको रेडियस के हिसाब से कर लें। रेडियस के लिए आपको, रेडियस क्या होता है कि डाया डाई का हाफ होता है, तो टी डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1.5 आपके पास मीटर में आ जाएगा। और अगर आप डाई के लिहाज से भी करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। सो पाई आ गया, रेडियस 1.5 का स्क्वायर ले लें। ठीक है, हाइट आपके पास कितनी है? 24, जो डेप्थ है, गहराई, वो आपके पास 24 मीटर में है। तो वॉल्यूम देख लेते हैं अभी इसको, तो दोनों लिहाज से देख सकते हैं आप। ठीक है जी, ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर, पहले आप करें 1.5 का स्क्वायर ले लें। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट पाई कर लेते हैं, राइट, और इसको 24 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और सॉरी 25 से कर दिया है, डिवाइड बाय 25 करके अगेन मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 24 से, ये बन जाएगी इतनी वैल्यू। एसटी का बटन प्रेस किया तो 169.65 हो जाएगी, 169.65। ये हमारे पास वॉल्यूम आ रहा है क्यूबिक मीटर में। और आपको निकालना है यहाँ पर कॉस्ट निकालनी है। आपको क्या निकालनी है यहाँ पे? कॉस्ट। कॉस्ट के लिए आपको वॉल्यूम को रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रेट आपका 169.65 और रेट कितना है आपके पास? रेट आपके पास है ₹10। तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बस, तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी और आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते हैं, इसका आंसर बनता है यहाँ पर 1696, 1696 पॉइंट और 46 जो है ना, इतनी रुपीज बन रही है। आंसर देख लेते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में इसका। तो पहले वाले का इसका आंसर है 1696.46, यही आंसर है इसका एग्जैक्ट। और अगर यही चीज मैं आपको बताऊं, अब वैसे तो जनरल फार्मूला रेडियस में दिया हुआ है, अगर हम इसको रेडियस में ना कन्वर्ट करें, डायरेक्ट डाई से भी कर लें, तो सिर्फ आपको वॉल्यूम निकालना बता देता हूँ। पाई आ जाएगा, डाया कितना है आपके पास? डाया 3 है ना, 3 मीटर,
ये देख लें, डाया 3 मीटर है और हाइट 4 है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 4 आ गया और हाइट आपकी सॉरी 24 है। तो यहाँ पर अब आपने इसको सोल्व करना है, ये 6 स्क्वायर में है, इसको चेक करके देख लेते हैं। इनका वॉल्यूम सेम आना चाहिए, सेम ही आएगा। यहाँ पे आपने करना है 3 का स्क्वायर ले लें, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आप इसको पाई कर लें और मल्टीप्लाई बाय 24 भी कर लें, जो भी वैल्यू है डिवाइड बाय 4 भी करके इक्वल करके प्लस टी का बटन प्रेस करें। 169.65 169.65 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आप चेक कर लें, सेंटीमीटर में नहीं सॉरी मीटरों में है ये। तो आप चेक कर लें बोथ ऑफ जो आपकी, अगर आप डाय से निकाल लें या रेडियस से निकाल लें वैल्यू एक ही आएगी। तो और है यानी कि यहाँ ये वैल्यू करके या ये वैल्यू करके आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। जो है वो 17 है मेंसुरेशन ऑफ पैरामिड। और इस पैरामिड के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 रैशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ पैरामिड। हमने एक पैरामिड का वॉल्यूम फाइंड करना है विद अ स्क्वायर बेस। अब ये समझ लें आप कि एक पैरामिड है इसकी बेस स्क्वायर शेप में है, ठीक है जी। और पैरामिड के बारे में मैंने ऑलरेडी भी आपको बताया है कि इस तरह से जो है ना ये एक पैरामिड बनती है, ये आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये एक पैरामिड शेप है, ठीक है जी। इस पैरामिड की बेस जो है वो एक स्क्वायर शेप में है और इसकी यहाँ पर साइड दी गई और आपको पता है कि स्क्वायर में भी चारों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो 10 सेंटीमीटर जो है ना इसकी बेस जो आप बोलेंगे साइड, वो आपको पता है कि हर तरफ से यकसा होगी। और इसकी जो हाइट दी गई है हमें यहाँ पर, वो हाइट है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। तो साइड को हम ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी, और हाइट हमारे पास आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। अब ये याद रखिएगा कि एरिया ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ पैरामिड जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ पैरामिड का फॉर्मूला होता है 1/3 करते हैं हम, और इसके साथ ही हम यहाँ पर एरिया ऑफ बेस लेते हैं, ठीक है जी। एरिया ऑफ बेस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट के साथ, सिंपल सा काम होता है यहाँ पे। और एरिया ऑफ बेस आपको पता है स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 आ गया। स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, साइड आप एस भी लिख सकते हैं ए भी लिख सकते हैं, और इनटू आपका यहाँ पे एच आ जाएगा। ये आपकी क्या है बेसिकली हाइट होती है, ठीक है जी। और हाइट की जगह पे एच आ गया। अब आप वैल्यूज पुट करें, सो 1/3 आ गया आपका। और एरिया ऑफ बेस आपकी साइड 10 है, 10 का स्क्वायर लेंगे आप, और हाइट आपके पास है 15, और ये सारे यूनिट सेंटीमीटर्स में है, ठीक है जी। और वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। अगर आप इसको टोटली सोल्व करते हैं हम कैलकुलेटर पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे लेना है 10 का स्क्वायर और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 15 से, और फिर डिवाइड बाय हमने करना है 3 के साथ। तो आप देख सकते हैं 500 जो क्यूबिक सेंटीमीटर है, या इस तरह लिखते हैं, या 500 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये हमारे पास आंसर बन रहा है। अब इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 4 का आंसर बिल्कुल अच्छा, अभी हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ लार्जेस्ट कोन। बड़ी सबसे बड़ी कोन हमने लार्जेस्ट जिसे कहते हैं कि सबसे बड़ी, और वो किस में से होगी, डेट कैन बी कट आउट। तो हम निकाल सकते हैं ऑफ अ क्यूब हुज एज इज 3 सेंटीमीटर। वो वाली क्यूब भी वो जिसका किनारा 3 सेंटीमीटर का, एक क्यूब को आप समझते हैं 3 बाई 3 सेंटीमीटर का क्यूब आप कंसीडर करें। ये आपका आ गया एक क्यूब, लेट्स सपोज 3 बाई 3 सेंटीमीटर का एक क्यूब है, ठीक है जी। इस क्यूब से आपने एक कोन जो है वो कट करनी है। तो 3 बाई 3 का एक क्यूब ले लेते हैं हम, और आप समझ लें कि इसके अंदर से आपने कोन कट करनी है। तो कोन इस तरह से सारे एजेस मिलेंगे इसके। अगेन मैं बनाता हूँ, दोबारा से कोशिश करता हूँ अच्छे तरीके से बन सके, ठीक है जी। ये आप समझ लें, लेट्स सपोज एक कोन है, इस तरह से जो है वो आपको पता है कि स्किन इसमें जाएगी ना इधर, और कुछ इस तरह से करके ये कोन जाएगी, और ये कोन आपने से कट करनी है। तो इस कोण के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपको ये मालूम है कि ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर है, और ये भी 3 सेंटीमीटर है, कि आपको पता चल रहा है कि इस सर्कल के लिए जो कोण का सर्कल होगा ये उसका क्या है, डाया।
तो डाया कितना हो जाएगा आपके पास 3 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और यहाँ आपके पास इसकी हाइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट होती है ना कोन की, तो आपको पता चल जाएगा हाइट भी 3 सेंटीमीटर होती है। हमने निकालना क्या है, कोन का वॉल्यूम निकालना है। आप जानते हैं कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पहले भी बताया था, 1/3 पाई आर स्क्वायर इनटू एच। तो आपने यहाँ पर रेडियस निकालना है डाई का हाफ लेते हुए। ये आपके पास 3/2 करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर रेडियस बन जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट तो रेडियस है। यहाँ पर अब आपने वैल्यूज पुट करनी है, सो 1/3 पाई आ जाएगा। ये आपके पास रेडियस 1.5 आ गया। हाइट जो आपके पास है वो आपके पास आ जाएगी 3। और अब आपके पास जो है इसको सोल्व करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप बात समझ गए हैं कि एक क्यूब जो है 3x3x3 सेंटीमीटर का कोई एज है, उसका किनारा है, तो उसकी बेस पर उसके अंदर से हमने एक कोन निकालनी है और उसका वॉल्यूम भी निकालना है, कोन का वॉल्यूम भी निकालना है, ठीक। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। आप करें 3 मल्टीप्लाई बाय 1.5 और इसको आप मल्टीप्लाई कर दें शिफ्ट और पाई के साथ, और डिवाइड बाय आपने 3 करना है, नहीं तो आप ये देख लें कि ये 3 से कट भी जाता है। अगेन आप क्या करो, सिर्फ 1.5 को शिफ्ट पाई से मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये आपके पास 4.71 4.71 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर में आंसर बन रहा है, ठीक है। तो अब आंसर देख भी लेते हैं। हमारे इसका आंसर है, क्वेश्चन कौन सा किया हमने, 7 किया है, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, कोई फॉर्मूले में हमने गलती तो नहीं। बिल्कुल, यहाँ पे जो है ना 1.5 रेडियस का स्क्वायर लिया जाना था। देखा आपने, ये छोटी छोटी चीजें हमारा बड़ा काम खराब करेंगी। अगेन देखते हैं कि हमने ये जो है ना यहाँ पे 1.5 का स्क्वायर लेना है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट पाई, ये तो अब हो जाता है ना कंफ्यूजन। 7.07 बुक बता रही थी, बुक में आंसर इसलिए मैं चेक करता हूँ वरना ये गलत हो जानी थी वीडियो। 7.069 है इसमें भी, बिल्कुल एग्जैक्ट बुक में भी आंसर यही लिखा हुआ है 7.0 और 6। और आप ये देख सकते हैं कि 6 के बाद 8 है और उसके बाद 5 है, तो 5 8 में एक ऐड कर देगा 9 बन जाएंगे। और ये आपका क्यूबिक सेंटीमीटर, या फिर ये आप यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं ना, सेंटीमीटर की पावर 3। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है, एक क्यूब के अंदर से हमने। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे स्टूडेंट्स। हम पेपर बी मैथ 113 चैप्टर नंबर जो है वो 18 क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमारा क्वेश्चन है राइट फॉर्मूला ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन एंड स्लांट हाइट ऑफ कोन। ये दो फॉर्मूलाज मैं आपको बता देता हूँ। सरफेस एरिया आपको पता है कि हमने पीछे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अभी डिस्कस तो नहीं किया, लेकिन इसमें हमें सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो होता है ना कोन का, तो मैं आपको बता दूं जो कौन की सरफेस होती है, का एरिया निकालने के लिए आप टोटल सरफेस एरिया जो है वो आपका होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। ये फॉर्मूला आपने यूज करना होता है। इसमें लेंथ और आर जो होता है ना, ये दो चीजें आपके पास होती हैं और इनकी बेस पर आप जो है वो टोटल सरफेस एरिया जो है वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है जी। और अगर आपने स्लांट हाइट निकालनी है कोन की, तो उसके लिए आप एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। बस इतना ही आपने लिखना है तो आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। यानी कि ये चीज है आपकी जो कि स्लांट हाइट ऑफ कोन है, ठीक है जी, हाइट ऑफ कोन। और ये फॉर्मूला आपका है कर्व सरफेस जो होता है एरिया ऑफ कोन, ठीक है जी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अगर ये पेपर में आपको आता है तो पहले हेडिंग दे दीजिएगा और फिर इसको लिखिएगा, ठीक है। और इसी तरह दूसरे की भी हेडिंग देते हुए आप इसको लिख लीजिएगा। ये दो फार्मूले आपने ये अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं। यहाँ तक आपका स्टूडेंट चैप्टर जो है वो 18 इसके शॉर्ट क्वेश्चंस मुकम्मल हो चुके हैं, जो 11 डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है हाउ मैनी लेड बॉल्स, लेड मटेरियल के बने हुए बॉल्स हैं, ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी, ये कैब लिख दिया मैंने, सॉरी गलती से लिख दिया है, ये आपका है कैन बी, ठीक है, हो सकते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन है
ये कितने हो सकते हैं? मैं एक मिनट क्वेश्चन ठीक कर दूं जरा, ये साथ नोट्स भी बन जाते हैं ना फिर। अच्छा जी, कितने हो सकते हैं आपके पास लेड बॉल्स? इनके हर एक का रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर हो, मेड फ्रॉम अ स्फीयर हुज रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। देखें, एक बड़ा गोला है, आप समझ लें कि एक बड़ा गोला, एक बड़ा स्फीयर है जो 8 सेंटीमीटर का है। इस 8 सेंटीमीटर के रेडियस वाले बड़े स्फीयर में से अगर एक एक सेंटीमीटर के छोटे स्फीयर निकाले जाएं तो वो कितने को हो सकते हैं? बात समझ आ गई अब आपको? हाउ मैनी लेड बॉल्स, कितने बॉल्स हो सकते हैं लेड के बने हुए, ईच ऑफ रेडियस, जिसमें से हर एक का रेडियस 1 सेंटीमीटर हो। और बड़ा जो स्फीयर है वो 8 सेंटीमीटर रेडियस का है, उसके अंदर से छोटे छोटे 1 1 सेंटीमीटर के रेडियस के स्फीयर निकलेंगे, बॉल्स जो निकलेंगे वो कितने होंगे वो हमें मालूम ही नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास दो तरह के रेडियस है, हम इन स्फीयर के रेडियस के ही कंपैरिजन करेंगे ना। तो हमारे पास जो रेडियस 1 है, स्मॉल जो आप कह सकते हैं, वो 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर है। और जो हमारे पास रेडियस 2 है, ये बड़े स्फीयर का रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो आपने निकालने हैं नंबर ऑफ बॉल्स, ऐसे ही है ना, नंबर ऑफ जो बॉल्स है ना, वो निकालने के लिए हम दोनों के वॉल्यूम डिवाइड कर रहे होंगे। तो वॉल्यूम 1 को हम वॉल्यूम 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, टोटल वॉल्यूम बड़े वाला वॉल्यूम है। फॉर्मूला आपको पता है इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर 1 का क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर रेडियस जो है 2 का क्यूब ले लें। देखिए 4/3 से कट गया, पाई पाई से कट गया, सिर्फ R1 और 2 वाली वैल्यूज ही रहेंगी। तो आपके पास R1 कितना है, 1 का क्यूब, और R2 आपके पास कितना है, एक मिनट रुक जाए बस, ये वैल्यू मुझे लग रहा है कि उल्ट ना हो गई हो। नहीं ना, हमने 2 ऊपर रखना है, हमने कुल में से निकालनी है ना, डिवाइड कर रहे होते हैं, सॉरी उल्टा हो गया काम। ये वाली वैल्यू बदल देता हूँ बस, यानी कि आपका जो है वॉल्यूम ऊपर 2 होगा, नीचे 1 होगा, बस ये याद रखिएगा, रेडियस 1 और 2 बिल्कुल, क्योंकि होल में से करना है ना मुझे। तो ऊपर ये 2 होगा, नीचे 1 होगा, मैं फिर गलत लिख बैठा। ये जो 2 है ना, ये छोटे का होल टोटल है, और ये 1, तो टोटल कितना है जी, 8 का क्यूब, और नीचे आ जाएगा 1 का क्यूब, ऐसे ही है। 1 का क्यूब आपको पता है वैसे ही होगा, 8 का क्यूब लेते हैं। 8 का क्यूब आपका होता है, क्या लिख दिया इसने, 8 और इसका क्यूब, ये वैल्यू बनती है 512। 512 डिवाइड बाय 1 करते हैं तो यानी कि 512 नंबर्स में आपके पास जो है वो स्फीयर छोटे छोटे बॉल्स निकलेंगे। एक बड़ा स्फीयर, समझ रहे हैं क्वेश्चन को? तो दोनों